एक लड़का अपने माता पिता पर बुरी तरह से पिटाई लगाता है और जब इसके बारे में अड़ोसी पड़ोसियों को पता चलता है तो यहाँ पर जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं उस घर की बेटी के पति के पास फोन करते हैं। यहाँ पर जब उस घर की बेटी का पति फोन उठाता है तो उसे भी इस बात से बड़ा ही बुरा लगता है और वह अपनी पत्नी से कहने लगता है कि चलो तुम्हारे गांव चलते हैं, तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता पर हाथ उठा रहा है। लेकिन तभी जो उस घर की बेटी होती है वह साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि नहीं, हम लोग कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, उन्होंने जो बोया है उसे काटने दो। इस बात को सुनकर पति भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। यहाँ पर जो पत्नी होती है उसे पूरी कहानी बताती है और इसे सुनने के बाद जो पति होता है वो कहता है कि हाँ, इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। क्या कहानी थी ऐसी जिसे सुनकर पति भी ऐसा कहने लगा? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट के एक गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और दो उनके बच्चे हैं। बड़ी लड़की है जिस लड़की का नाम शोभा होता है और उससे छोटा एक भाई होता है। यहाँ पर माता पिता के पास ज्यादा रुपया पैसा नहीं है, वो काफी ज्यादा गरीब है और ज्यादा काम धंधा वे इधर उधर किया भी नहीं करते हैं। अब यहाँ पर जो शोभा के माता पिता होते हैं वह एक अपने ही पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति के एक रिश्तेदार होता है जिसका नाम होता है गौतम। उन्हें जब पैसों की जरूरत होती है तो वो इधर उधर से कर्ज लिया करते हैं, लेकिन जब उन्हें कहीं भी कर्ज नहीं मिलता है तो वह गौतम से कर्ज लेने के लिए बोलने लगते हैं, क्योंकि वह अपनी ससुराल में आया हुआ था। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जब गौतम देखता है कि उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है तो वह ऑटो चलाया करता है और ऑटो चलाकर उसने कुछ पैसे भी इकट्ठा कर रखे हैं। यहाँ पर गौतम के परिवार में उसकी पत्नी है, उसके दो बच्चे हैं और वो लोग खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि गौतम ऑटो चलाकर अच्छा खासा पैसा कमा लिया करता है। जब वह देखता है कि इनकी हालत खराब है तो यहाँ पर वह उन्हें पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है और 50,000 रुपये उन्हें दे देता है। यहाँ पर गौतम ने उन्हें पैसे दे दिए थे और उन्होंने 3 महीने के लिए बोला था। गौतम कहता कि कोई बात नहीं, 3 की जगह भले ही आप 6 महीने में दे देना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कहकर गौतम तो अपने घर में रहने लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब इन बातों को और 7 महीने बीत जाते हैं तो यहाँ पर जो गौतम होता है वह अपने पैसों को मांगने के लिए उनके घर पर आता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो शोभा के माता पिता होते हैं वो कहने लगते हैं, देखिए हमारे पास पैसे तो नहीं है, आप ऐसा करो, हमारी बेटी 16 साल की हो गई है, आप इससे शादी कर लो। अब इस बात को सुनकर जो गौतम होता है वो कहने लगता है कि ऐसे कैसे शादी कर लूं, मेरे तो बीवी बच्चे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, आप पागल तो नहीं हो गए। लेकिन तभी यहाँ पर जो शोभा की माँ होती है वो कहने लगती है, अरे ऐसे नहीं बोल रहे हम लोग, हम तो ये कह रहे हैं कि आप ना इस बेटी को अपने साथ ले जाओ और अपने घर का काम धंधा करवाओ, जो कुछ आपको करना है वो कर लेना, और जब आपके पैसे कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद हमारी बेटी को हमारे पास भेज देना। यानी कि सीधा सीधा यहाँ पर माता पिता का मतलब था कि वह बेटी को भेजकर अपने पैसों को चुकाना चाहते थे। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो गौतम है वो पूरी तरह से अंदर तक हिल जाता है और कहने लगता है कि ये कौन सा तरीका हुआ, मैंने आपको पैसे दिए, मेरे पैसे लौटा दो और मैं आपकी बेटी का भला क्या करूंगा। तो यहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं, देखो पैसे तो हमारे पास नहीं है, अगर आपको बेटी को ले जाना है तो बेशक से ले जाओ। तो यहाँ पर जो गौतम होता है मना कर देता है और कहने लगता है कि जल्द से जल्द मुझे पैसे लाकर दे दो। अब इसके बाद यहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं, देखो अभी हमें कोई कर्ज तो देगा नहीं, हम अपनी बेटी को कहीं ना कहीं ऐसे भेज देंगे, उसके बाद यहाँ पर उससे कुछ पैसे ले लेंगे, तो वो पैसे हम तुम्हें दे देंगे और इसी तरह से हमारा कर्ज भी चुक जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब ये बात सुनकर यहाँ पर जो गौतम होता है उसके दिमाग में ये बात घूमने लगती है, क्योंकि लड़की की उम्र 16 साल थी और अभी वह बालिक नहीं हुई थी, जबकि गौतम यहाँ पर पढ़ा लिखा था और उसे पता था कि बच्चे न जाने कैसे कैसे चक्रों में फंस जाया करते हैं, और वैसे भी वो जगह बिहार थी। अब इस बात को सोचकर यहाँ पर जो गौतम होता है वह मन ही मन सोच विचार करता है और उनसे कहने लगता है कि ठीक है, आप ऐसा करो, अपनी बेटी को मेरे साथ ही भेज दो, लेकिन जब मैं इसको अपने घर में रखूंगा तो लोग तरह तरह की बातें नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर माँ जो होती है वो कहने लगती है कि ऐसा करना, तुम इससे शादी कर लेना और जब तुम्हारी इससे शादी हो जाएगी तो कोई भी इस बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा। इस बात को सुनकर गौतम कहता है कि ठीक है, इसे मेरे साथ भेज दो। और उसके बाद यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है कि आप चले जाओ और मैं ही किसी दिन इसे आपके वहां पर कराऊंगी। ऐसा कहकर यहाँ पर जो गौतम होता है फिलहाल तो वहां से चला जाता है और 2 दिन बाद जो शोभा की माँ होती है वो शोभा को अपने साथ लेती है और अपने साथ ले जाने के बाद उसे सीधा गौतम के पास भेज देती है।
यहाँ पर जो गौतम होता है वह उस लड़की को अपने घर के अंदर रखने लगता है और उसकी माँ के कहे अनुसार वह उसे शादी रचाने का भी ढोंग कर लेता है। इसके बाद यहाँ पर ये जो खबर होती है ये इधर उधर आग की तरफ फैलने लगती है, क्योंकि लड़की नाबालिग थी। हालांकि वो समय थोड़ा सा पुराना था, उस समय ये सब कुछ कॉमन था, लेकिन यहाँ पर इस घर की जो लड़की थी उस पर सभी की नजर थी और इसी वजह से ये सब कुछ हो गया था। गांव के अंदर ये बात फैलने लगती है और तभी ये खबर घूमते घूमते गौतम तक भी पहुंच जाती है। गौतम जो होता है शोभा को अच्छी तरह से समझाता है, कहता है देखो अभी तुम्हारी उम्र नहीं है और 2 साल तक तुम्हें यहीं पर रहना होगा ताकि तुम्हारी जिंदगी आराम से व्यतीत हो सके, क्योंकि तुम्हारे माता पिता का जैसा मैंने व्यवहार देखा है उस हिसाब से वो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। शोभा सभी बातों को समझा करती है, वो छोटी तो है लेकिन इतनी भी छोटी नहीं है कि बिल्कुल भी किसी बात को ना समझे, और फिर वो गौतम की हाँ में हाँ रखती है। इसके बाद यहाँ पर जो मीडिया वाले होते हैं उन तक ये खबर पहुंच जाती है और मीडिया वाले जब आकर गौतम से इस बारे में आवाज उठाते हैं तो यहाँ पर जो गौतम होता है वो सारी बात सच सच मीडिया वालों को बता देता है। लेकिन यहाँ पर मीडिया वालों के सामने शोभा के घर वालों ने कुछ अलग ही कहानी बना रखी थी। कहा था कि हम पे पैसे पटे नहीं, तो उसके बाद जबरदस्ती हमारी बेटी को हमारे यहाँ से ले गया है और कहा है कि इससे तुम्हारे पैसे पटा लूंगा मैं। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जब मीडिया वाले भी ये बात सुनते हैं और गौतम भी ये बात सुनता है तो यहाँ पर वह कहने लगते हैं कि फिर अब इसका क्या किया जाए, आप दोनों की बातें तो मैच ही नहीं हो रही। तो गौतम कहता है देखो मैंने इस लड़की को पूरी तरह से आजाद छोड़ रखा है, भले इसकी उम्र कम हो लेकिन आप इससे पूछ सकते हो, मैंने इसके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की है और ना ही कोई ऐसा किया है। मीडिया वाले उसकी मांग में सिंदूर देख लेते हैं और कहने लगते हैं कि आपने तो इससे शादी कर रखी है। तभी यहाँ पर गौतम पूरी कहानी बता देता है कि इस तरह से इसकी मां ने ही कहा था कि अगर लोग इधर उधर से आवाज उठाने लगे कि इस लड़की को घर के अंदर क्यों रख रखा है तो उससे तुम शादी कर लो, फिर कोई कुछ भी नहीं कहेगा। जबकि मेरे पास तो मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं हंसी खुशी अपने जीवन को व्यतीत किया करता हूं। ऑटो चलाकर इतना तो कमाई लेता हूं कि परिवार की जरूरतों को पूरा करने के बाद थोड़ा बहुत पैसा अपने फ्यूचर के लिए भी सेव कर लेता हूं। इस बात को सुनकर मीडिया वाले समझ जाते हैं और इसके बाद इस खबर को कहीं भी प्रकाशित नहीं करते हैं। यानी कि उन्होंने खबर तो ले ली थी लेकिन इस खबर को चुपचाप रखते हैं और कहते हैं कि इस तरह से तो अगर आप पर पुलिस केस हो गया तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, इस लड़की को इसके घर पर छोड़ दो। इस बात को सुनकर गौतम के दिमाग में ये बातें पहले से घूम रही थी और यहाँ पर जो गौतम होता है वो अब ऐसा ही करता है। वह शोभा को उसके घर छोड़ देता है और यहाँ पर उससे कहता है देखो अभी ना तुम्हें जब तक तुम 18 साल की ना हो जाओ तब तक ना ही किसी से शादी करनी है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुम मेरे पास आ सकती हो। ऐसा कहकर गौतम ने शोभा को उसके घर पर छोड़ दिया था और यहाँ पर उसे अच्छी तरह से समझा दिया था कि क्या उसके लिए अच्छा है और क्या उसके लिए बुरा है। इसके बाद जो शोभा होती है वो घर के अंदर रहने लगती है, लेकिन माता पिता फिर से ऐसा ही कुछ कर देते हैं और किसी से कर्ज लेकर अपनी बेटी की शादी उससे करने के लिए बोलने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो शोभा होती है उसे जब ये बात पता चलती है कि माता पिता ने फिर से कर्ज ले लिया है और उसके बाद मेरी शादी किसी और से करना चाहते हैं, तो फिलहाल उसकी उम्र 17 साल की होने में 2 महीने की कसर थी और वह सीधा यहाँ से गौतम के पास पहुंच जाती है। अब जैसे वो गौतम के पास पहुंचती और गौतम को बताती है कि माता पिता किसी और के साथ उसे भेजने वाले हैं, तो यहाँ पर गौतम को लगने लगता है कि अगर ये उसके साथ चली गई तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। और इसी वजह से यहाँ पर जो गौतम होता है दोबारा से शोभा के माता पिता के पास जाता है और कहता है कि देखो अभी मेरा पैसा पटा नहीं है और अगर मेरा पैसा तुम लोगों ने नहीं पटाया और उससे पहले लड़की की शादी कर दी तो फिर देख लेना फिर मैं क्या करता हूँ। इस बात को सुनकर शोभा के जो माता पिता होते हैं वो कहने लगते कि तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले, हमारी बेटी हम चाहे जिसके साथ शादी कराएं, तुम्हें बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी गौतम कहता है कि ठीक है अगर तुम्हारी बेटी है लेकिन तुमने मुझसे पहले कहा था कि तुम्हारी इससे शादी हो गई है, अगर नाबालिग की तुम शादी करना चाहते हो तो हम इसे अपने घर ले जाना चाहते हैं। ऐसा कहकर गौतम उसे अपने घर ले जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं शोभा के माता पिता को यह बात खटक गई थी और उसके बाद वह इस बात के बारे में पुलिस कंप्लेंट करना चाहते हैं। जब वह पुलिस कंप्लेंट करने लगते हैं तो यहाँ पर गौतम जैसे तैसे करके मामले को निपटाता है और कहता है कि देखो मेरा तुम पर कर्ज है और अगर ये सब कुछ हुआ तो फिर देख लेना क्या होता है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये लड़की 18 साल की तो हो ही जाएगी और उसके बाद इसे बयान भी देने हैं। कुछ ना कुछ करके तुम 1 साल मुझे जेल के अंदर रख सकते हो, लेकिन उसके बाद शोभा को अपनी असलियत पता होगी और उसके बाद वह बहुत कुछ कर सकती है। ऐसा कहकर यहाँ पर गौतम जो होता है उसके माता पिता को जैसे तैसे रोकता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ यहाँ पर जो शोभा है जैसी 18 साल की हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर शोभा के अपने अधिकार हो
हो जाते हैं और जो गौतम होता है उसने उसे पहले ही बोल दिया था कि जब तुम शादी के योग हो जाओ तो मुझे बता देना और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगा। इसके बाद जब शोभा 18 साल की हो जाती है तो जो शोभा होती है वह सीधा गौतम के पास जाती है और बताती है कि मैं 18 साल की हो गई हूँ। यहाँ पर जो गौतम होता है उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढता है और उस लड़के से अपने पैसों से उसकी शादी करा देता है। हालांकि उसने पैसे अपने लगाए थे लेकिन कहीं पर भी इस बात को ज्यादा उजागर नहीं होने दिया था कि इसने ऐसा ऐसा मेरे साथ कर दिया है इसके माता पिता ने, ताकि उसके माता पिता की कोई भी बदनामी ना हो सके। शादी उसके घर पर ही होती है और उस लड़के से जिसका नाम नीरज होता है धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ शोभा की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो शोभा है वो दुल्हन बनकर नीरज के घर में जाती है और वहां पर जाकर खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। शोभा बड़ी अच्छी तरह से रहा करती है। नीरज भी बड़ा ही समझदार इंसान है और वह प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करता है। शोभा उसके माता पिता का ख्याल रखा करती है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ शोभा की शादी को लगभग 7 साल बीत जाते हैं और इन 7 सालों के अंदर शोभा को 2 बच्चे हो चुके थे और वह अपने परिवार में पूरी तरह से व्यस्त होती है। इधर यहाँ पर जो शोभा का मायका होता है वहां पर जो उसका छोटा भाई होता है वह भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है और उसकी शादी भी घर वालों ने करवा दी है। शादी होने के बाद यहाँ पर जो उसका भाई होता है उसकी पत्नी घर के अंदर आती है, लेकिन जैसी पत्नी घर के अंदर आती है तो धीरे धीरे उसे अपने सास ससुर की असलियत पता चलने लगती है, क्योंकि जो बहू थी वह काफी ज्यादा कमाऊ थी लेकिन यहाँ पर सास ससुर पूरी तरह से इधर उधर के पैसों पर ही काम किया करते थे और बिल्कुल भी अपने पैसे नहीं कमाया करते थे। तो यहाँ पर जब घर के अंदर पुराने कर्जदार आया करते हैं और वह उसके सास ससुर को बुरी बुरी गाली दिया करते हैं तो यहाँ पर जो बहू होती है वह उन्हें कहने लगती है कि आपने इतना पैसा क्यों ले रखा है। तो वो लोग उसे चुप करने के लिए कहते हैं कि चुप हो जा, इसी तरह से जिंदगी जिया करते हैं। लेकिन बहू तो बहू होती है साहब, वो कहाँ सुनने वाली होती है। तो इसी वजह से वह उनको उल्टी खरी खोटी सुनाने लगती है और जब माता पिता इस बात का विरोध करते हैं तो यहाँ पर जो अब तक उनका बेटा होता है उसे भी बहुत कुछ समझ में आ गया था, क्योंकि जब उसकी शादी हो गई है तो वह भी काफी ज्यादा समझदार हो गया है। वह इज्जत से जिंदगी जीने वाला इंसान था और जब ये देखता है कि मेरी पत्नी जब इन्हें समझा रही है तो उसके बाद ये लोग उल्टी लड़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो बेटा होता है वह अपने माता पिता को समझाता है। कहता है कि देखो वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है, अब आपको केवल 2 रोटी ही तो चाहिए, मैं कमा कर दे दूंगा क्योंकि मैं काम किया करता हूं और मेरी पत्नी भी काम किया करती है, लेकिन आपको किसी से भी करने लेना है, इस कर्ज को हम पटा देंगे जो भी आपने ले रखा है। ऐसा कहकर यहाँ पर बेटा माता पिता को चुप बैठने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर जो माता पिता होते हैं उन्हें तो गंदी आदत पड़ी हुई थी कि दूसरों से कर्ज ले लिया और फिर उसके बाद उनके पैसे नहीं देने। उसका जो पिता होता है वह घूमते घूमते बाहर जाता है और बाहर जाते ही एक व्यक्ति से थोड़े बहुत पैसे उधार ले लेता है कि भाई घर के अंदर अनाज नहीं है खाने के लिए। अपनी आंखों में आंसू ले आता है और उसके बाद जो वह व्यक्ति होता है वह उसे 500 रुपए दे देता है। इन 500 रुपए को लेकर वह अपने घर आ जाता है और घर आकर उन पैसों से कुछ वैसा सामान खरीद ले आता है। अब जब बेटा पूछता है कि पिताजी ये पैसे आपके पास कहां से आए, तो वो कहने लगता है कि मेरे पास पहले ही थे और मैंने खुद ने ये पैसे कमाए थे। इसके बाद बेटा चुप हो जाता है। लेकिन तकरीबन 2 महीने बाद अचानक से वह व्यक्ति जिससे 500 रुपए लिए थे वह घर पर पैसे मांगने के लिए आ जाता है, क्योंकि कई बार उसके पिता को उसने रास्ते में टोका था, लेकिन वह नहीं रुकता है और सीधा घर की तरफ आ जाता है। अब जब इतने दिनों बाद दोबारा से ये बात सामने आ जाती है तो यहाँ पर बेटा बहू को गुस्सा आने लगता है और जो बहू होती है वह तो अपने सास ससुर को खरी खोटी सुनाने लगती है। इधर यहाँ पर जो सास ससुर होते हैं वह उल्टा बहू को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। अब जब यह माहौल बेटा देखता है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वह अपने माता पिता पर बुरी तरह से हाथ उठाने लगता है, उन्हें धमकाता है, उन्हें बुरी तरह से पीटने लगता है बाहर घर से निकालकर, और कहता है कि तुम लोग नहीं सुधरने वाले, तुम लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। अब यहीं पर उनका एक पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति होता है और जैसे वो ये बात देखता है कि यहाँ पर बेटा अपने माता पिता पर हाथ उठा रहा है तो उन्हें उन पर बहुत ज्यादा तरस आने लगता है और वह सीधा यहाँ से उसकी बेटी शोभा के पास फोन कर देता है। दरअसल फोन जो था वह नीरज के पास था और नीरज जैसी फोन उठाता है तो नीरज एकदम से फोन उठाते ही जब ये बात सुनता है कि शोभा के माता पिता को उसका भाई बुरी तरह से पीट रहा है तो उसके बाद वह एकदम से शोभा के पास जाता है और कहने लगता है कि शोभा इस तरह से तुम्हारे माता पिता को तुम्हारा भाई पीट रहा है और ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, चलो ना मेरे साथ, मैं उसे चुप करा के आता हूं और वो ऐसा बिल्कुल भी ना करे। लेकिन तभी यहां पर जो शोभा होती है वह अपने पति से कहने लगती है कि नहीं कोई बात नहीं, उनकी यही सजा है और उनको पिटने दो, इसी लायक है वो। इस बात को सुनकर पति हैरान हो जाता है, क्योंकि वह अपने माता पिता को ऊपर वाले की तरह माना करता था और सोचता था कि ऊपर वाला तो हर किसी के पास नहीं आ सकता, लेकिन माता पिता के रूप में वो सदैव हमारे पास रहता है। इस तरह की सोच रखने वाला इंसान जब ये सुनता तो कैसे रह पाता, और वह अपनी पत्नी को खरी खोटी सुनाने लगता है। यहाँ पर जब पत्नी को वह खरी खोटी सुनाता है शोभा को, तो उसके बाद जो शोभा होती है उससे नहीं रह जाता और वह अपना वो भेद खोल देती है जो आज तक उसने अपने
पति को नहीं बताया था, ना ही उसके ससुराल वालों को इस बारे में पता चला था। यहाँ पर जो शोभा है वो रो रो कर उसे पूरी कहानी बता देती है और जब इस पूरी कहानी को उसका पति सुनता है तो वो कहने लगता है कि यार अगर तुम्हारे माता पिता सच में ऐसे हैं तो सच में ही वो इसी लायक हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि कैसे भी करके तुम अपने भाई को समझाओ कि वो ऐसा तो ना करे, उन्हें घर के अंदर चुपचाप रख ले, भले गांव में ये बोल दे कि हमारे पिता को और माता को पैसे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग आपके पैसे नहीं लौटाएंगे, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करे क्योंकि ये सामाजिक तौर पर बिल्कुल से गलत है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो शोभा होती है वो थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद कह देती कि ठीक है नीरज, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो चलो मेरे साथ, हालांकि मेरा जाने का मन तो नहीं है। यहाँ पर जो नीरज होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, चलते हैं, एक बार तुम्हारे भाई को समझा देते हैं। दोनों पति पत्नी वहां से उस जगह पर जाते हैं और वहां पर जाकर अपने भाई को जो शोभा है वो समझाने लगती है। कहती है कि भाई तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है इन लोगों ने बहुत गलत किया है हमारे साथ, लेकिन फिर भी है तो ये तुम्हारे माता पिता ही, अब जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन आगे से इनके ऊपर हाथ मत उठाना। भले बुरी भली बातें कह लो लेकिन हाथ उठाना बिल्कुल से गलत होता है क्योंकि यह तो समाज के अंदर एक निंदा का कारण बना करता है। भाई भी सुन लेता है और कहता है कि बहन बिल्कुल नहीं चाहता मैं हाथ उठाना, लेकिन ये काम ही ऐसा कर दिया करते हैं। तो यहाँ पर जो शोभा है वो अपने माता पिता को समझाती है और कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो तो भला उस गौतम का जिसने पहली बार तुम्हें पैसे दे दिए थे, वरना आज मेरी जिंदगी बस से बदतर हो गई होती। ऐसा कहकर वह उन्हें धमकाती है और जब बेटा और बेटी दोनों के दोनों माता पिता को धमकाते हैं तो एकदम से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे दोनों बच्चों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। कहते हैं कि बेटा बेटी गलती हो गई, लेकिन आगे से ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी, आप लोग चिंता मत करो, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद ये परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।